वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान का करेंगे दौरा। भोपाल में बीजेपी कारकुनान महाकुंभ में पार्टी कारकुनों से करेंगे खिताब। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में करेंगे शिरकत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर इंडिया ड्रोन पावर 2023 का करेंगे इफ्तिताह। ट्रांसपोर्ट तैयारा 295C को फिजाइया में बाज़ाब्ता तौर पर करेंगे शामिल। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर आज शिवसेना के शिंदे और उद्धव ग्रुप की तरफ से एक दूसरे के एमएलए को नाअहल करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर करेंगे समाअत। असेंबली के सेंट्रल हॉल में होगी समाअत। नासा के खलाई कैप्सूल ऑसिरिस रेक्स ने रकम की तारीख 7 साल बाद सैयारचे बेनों के नमूने के साथ जमीन पर उतरा। नासा 4.5 बिलियन साल पुराने नमूने का करेगा मुतालिया। हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों के दूसरे दिन जीता अपना पहला तिलाई तमगा। दिव्यांश पवार, रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पर मबनी टीम ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता तिलाई तमगा। रोइंग में 4 मेंस की टीम ने जीता कांसे का तमगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे में 99 रन से दी शिकस्त। बारिश से मैच हुआ मुतासिर। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़तरी हासिल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएंगे। वो वहां भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के महाकुंभ से खिताब करेंगे। इंसानियत के अलंबरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जम्बूरी मैदान में शिरकत करने वाले 10 लाख कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके अलावा सितंबर के पहले हफ्ते से रियासत भर में निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्रा का इख्तिताम भी होगा। इस मौके पर नारी शक्ति वंदन एक्ट के लिए नारी शक्ति वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम करेगी। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वुज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, रियासती वुज़रा, अवामी नुमाइंदे और लाखों कारकुनान शिरकत करेंगे। बीजेपी समेत रियासत के लोगों में बीएम के दौरे पर काफी जोश व खरोश नजर आ रहा है। आइए जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तफसील। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी खासी होगी। इसमें रियासत भर से 10 लाख से ज्यादा पार्टी कारकुनान की शिरकत मुतवक्के है। इस महाकुंभ के साथ सितंबर के पहले हफ्ते से रियासत भर में निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्रा भी इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिले जबरदस्त रद्द अमल की वजह से कारकुनों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। तकरीबन 10,880 किलोमीटर के इस सफर में 223 असेंबली सीटों का अहाता किया गया। रियासती वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। का सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के लिए शहर के हर कोने कोने में 4000 से जायद फौजी तैनात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आमद के लिए भोपाल के जम्बूरी ग्राउंड में एक अजीमुशान पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाखों कारकुन बेक वक्त वज़ीर-ए-आज़म को सुन सकेंगे। इसके अलावा पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बीजेपी की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत करने वाले लाखों कारकुनों में जोश व जज्बा बेदार करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी
भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं, चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। इस साल मध्य प्रदेश में कानून साज असेंबली के इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। भोपाल से दीपक जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा से खिताब करेंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के इख्तिताम के बाद बीजेपी की जानिब से परिवर्तन संकल्प महासभा का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम मोदी की इस रैली के ताल्लुक से रियासती बीजेपी में काफ़ी जोशो खरोश है। ये मीटिंग जयपुर के बंकरोटा से शिवदासपुरा जाने वाले रिंग रोड पर टोल के नज़दीक दादिया गांव में होगी और वजीर आजम मोदी दोपहर में जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वो जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी की मीटिंग के लिए कारकुन हर असेंबली में गांव-गांव के गए और पीले चावल तकसीम किए और लोगों को परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने की दावत दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में भारतीय फिजाइया के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस तकरीब की मुश्तरका मेज़बानी कर रहे हैं। तकरीब के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह रस्मी तौर पर 295C ट्रांसपोर्ट तैयारे को भारत फिजाइया में शामिल करेंगे। भारत ने फिजाइया के AVRO बेड़ी की जगह लेने के लिए 295A एयरबेस C-56 तैयारों के हुसूल का बाकायदा ऐलान किया है। 56 295C तैयारों के हुसूल से मेक इन इंडिया पहल को फरोग मिलेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ग्रुप और शिंदे ग्रुप की जानिब से एक दूसरे के मेंबराने असेंबली को नाअहल करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। ये समाअत असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर असेंबली के सेंट्रल हॉल में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को एकनाथ शिंदे ग्रुप के 16 बागी मेंबराने असेंबली को नाअहल करार देने पर अपना फैसला सुनाया था। इसमें अदालत ने बागी मेंबराने असेंबली की रुकनियत का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। उसी वक्त उद्धव ठाकरे ग्रुप के लीडर सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी और इस मामले पर दोबारा गौर करने की अपील की थी। भारतीय फौज और अमरीकी फौज की सालाना फौजी मश्क का 19वां एडिशन आज से 8 अक्टूबर 2023 तक अलास्का अमेरिका में मुनक़िद हो रही है। ये एक सालाना मश्क है जो भारतीय फौज और अमरीकी फौज की तरफ से मुश्तरका तौर पर की जाती है। मश्क का पिछला एडिशन उत्तराखंड के ओली में नवंबर 2022 में मुनक़िद किया गया था। मश्क के इस एडिशन में भारतीय फौज के 350 जवानों का दस्ता हिस्सा लेगा। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से मुंसलिक बटालियन मश्क में भारतीय फौज की क़यादत करेगी। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 23 दोनों फौजों को एक दूसरे से सीखने और दोनों फौजों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर अपने आर्मेनियाई हम मनसब अरारत मज़ूयान से मुलाकात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने क़फ़्फ़ार की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में उनके मुश्तरका जायज़े के लिए तारीफ़ का इज़हार किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान और आर्मीनिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इयादा किया गया। इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने UNGA के मौके पर बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के वज़ीर ख़ारजा कोनाकोच से भी मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर हुई बातचीत में तोजा तिजारत और मईशत पर मरकूज़ रही। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अपने मैक्सिकन हम मनसब अलिसिया बार्सिना से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कारोबार, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, मईशत और रिवायती अद्वियात पर शराकत दारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की गई।
जयशंकर ने कहा कि हमने कसीरुल जहदी को बेहतर बनाने और G20 में साथ मिलकर काम करने पर भी तबादला ख्याल किया। इन दिनों उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जारी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कई मसनूआत देखी जा सकती हैं। इनमें मिनी हेलीकॉप्टर भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। IIT कानपुर के स्टॉल पर मिनी हेलीकॉप्टर को देखने वालों की भीड़ है। स्टार्टअप के तहत बनाए गए इस मिनी हेलीकॉप्टर के बारे में हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने IIT कानपुर के आयुष से खुसूसी बातचीत की। इंटरनेशनल ट्रेड शो के अंदर एक छोटा हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलेगा जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या खासियत है इस हेलीकॉप्टर की, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IIT कानपुर के आयुष। ये क्या लेकर आए हैं आप यहाँ पर? सर ये हेलीकॉप्टर इसलिए इसको बनाया, ये सर्विलेंस के लिए बेसिकली यूज करते हैं हम, तो इसको हेलीकॉप्टर जैसा इसलिए बनाया गया है ताकि ये इसकी स्पीड हमें काफी अच्छी मिल जाए और ये लॉन्ग रेंज तक आगे काफी दूरी तक ये एक बार में ही आपको सर्विलेंस कर दे। तो इसकी अभी जो कैपेबिलिटी है वो है ये 50 किलोमीटर तक एक ही बार में जाएगा और 50 ही रिटर्न आ जाएगा। तो ये 180 मिनट तक अभी उड़ सकता है। कितने घंटे तक ये चल सकता है और कितनी ऊंचाई तक इसको लेके जा सकते हैं? सर इसको लंबे समय तक चलने के लिए ही हमने इसको इंजन बेस्ड बनाया है, क्योंकि बैटरी वाले ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, इसलिए इसको हमने इंजन बेस्ड बनाया है। इसमें 4 लीटर पेट्रोल डलता है, उससे आपको 3 घंटे तक का इंड्योरेंस दे देगा। तो ये 3 घंटे में आपको आराम से 150 किलोमीटर जाके 50 किलोमीटर वापस आके भी आपको 1 घंटा एक जगह पे और रुक सकता है। ऊंचाई पर कितनी पर अधिकतम पे उड़ा सकते हैं इसको? सर इसको मिनिमम 800 पे हमने अभी तक ट्राई किया है, इससे ऊपर भी 1000-1200 पे भी आप इसको उड़ा सकते हैं, इसकी ऐसी कोई वो नहीं है। इसको किस तरह से कार्यों में लिया जा सकता है इस्तेमाल? सर इसको आप निगरानी करने के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं और इसके बाद इसमें कुछ 2 से 3 किलो का आप एक्सप्लोसिव या कुछ भी आप साथ में लगाना चाहे और डिलीवरी करना चाहें तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। कितना ही आकर्षक है ये छोटा हेलीकॉप्टर और इसका इनको कई ऑर्डर भी यहाँ पर मिले हैं और जिसके लिए ये खास तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये धन्यवाद भी कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और गैर मुल्की खबरों में नासा का ओसिरिस रेक्स खलाई कैप्सूल एस्ट्रॉइड बेनो के नमूने के साथ जमीन पर उतरा है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कल रात हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:22 अमेरिका के सहराए यूटा में हुई। नासा ने कहा है कि कैप्सूल अच्छी हालत में है। ये अपनी हीट शेल्टर पर नोकीले हिस्से के साथ जमीन पर टिकी हुई है। जब ये कैप्सूल जमीन की फिजा में दाखिल हुआ तो इसकी रफ्तार बंदूक से निकली गोली से 15 गुना ज्यादा थी। नासा ने 7 साल कबल ओसिरिस रेक्स मिशन का आगाज किया था। ओसिरिस रेक्स जो नमूने लेकर उतरे वो खलाई चट्टान के 4.6 बिलियन साल पुराने टुकड़े हैं, जो न सिर्फ इस बात पर रोशनी डालेगा कि सैयारे कैसे बने और जिंदगी कैसे शुरू हुई। मिट्टी और चट्टान के वो छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें नासा के साइंसदान देखने के लिए बेताब हैं, उन्हें तकसीम करके दुनिया भर के मौक़िक़ीन को भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ा हिस्सा ओसिरिस रेक्स मिशन टीम को जाएगा। हायाबुसा 2 मिशन के जरिए नासा को भेजे गए शूटर सैयारे के नमूनों के बदले तकरीबन 4% नमूने कनाडा की खलाई एजेंसी और 0.5% जापानी खलाई एजेंसी के पास जाएंगे। कुछ मवाद को न्यू मैक्सिको में एक महफूज इदारे में भी जखीरा किया जाएगा। और फ्रांस ने कहा है कि वो जुलाई में बगावत के बाद मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजर से अपनी फौजें वापस बुला लेगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि साल के आखिर तक 1500 फौजी वापस बुला लेंगे। फ्रांस की रुखसती कई हफ्तों के बाद दबाव और मुजाहिरों के बाद हुई है। फ्रांसीसी सदर ने जुंटा को नाइजीर की कानूनी अथॉरिटी के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा है कि पेरिस फौजियों के इनखला के लिए बगावत करने वाले रहनुमाओं के साथ राब्ता करेगा। मैक्रो ने कहा कि फ्रांसीसी सफीर को भी बाहर निकाला जा रहा है और वो जल्द वतन वापस आ जाएंगे। कोसोवो में तकरीबन 30 मुसल्लह जंगजुओं ने सर्बिया की सरहद के नज़दीक एक गांव पर हमला किया। इस हमले में एक पुलिस एहलकार और 3 बंदूक बरदार मारे गए।
कोसोवो पुलिस ने इन हमलावरों को मोनेस्टेरी में घेर लिया है। वजीर आजम अल्बन क्रूती ने बंदूक बरदारों से हथियार डालने की अपील की है। उन्होंने सर्बिया की हिमायत याफ्ता मुजरिमों को इस हमले के जिम्मेदार करार दिया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कोसोवो पुलिस पर तकरीबन 30 मुसल्लह जंगजुओं के हमले को काबिल नफरत करार देते हुए मजम्मत की है। इन इल्जामात पर सर्बिया की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। और नाज़रीन, आइए अब आपको बता दें कि 5 साल कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सेहतमंद भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज़ किया था। मुल्क के सबसे महरूम तबकात को सेहत की बेहतर खदमात तक रसाई के लिए मोदी हुकूमत ने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर फराहम करके दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम को नाफिज किया था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुल्क के कोने कोने में तमाम अहल लोग इस स्कीम का फ़ायदा हासिल कर सकें, आयुष्मान अभियान भी हाल ही में शुरू किया गया था ताकि गांव-गांव, शहर-शहर तक सभी को सेहत से मुताल्लिक़ हक मिल सके। इस स्कीम का अब तक का सफ़र कैसा रहा है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के सेक्रेटरी सुधांश पंत से बात की। आयुष्मान भारत अभी तक का स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे सफल अभियान रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में शायद इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं चला। आयुष्मान भारत जिसको हम कहते हैं उसमें 4 भाग हैं उसके। पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। करीब 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए निःशुल्क सहायता, स्वास्थ्य चिकित्सा सहायता उनको मिलती है यदि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। और इस जो PM जय जिसे कहते हैं, इसमें अभी तक 5.5 करोड़ से अधिक लोग जो अस्पताल में भर्ती हुए उनको लाभ मिल चुका है। 70,000 करोड़ रुपए तक का हॉस्पिटल का खर्चा वहन हो चुका है। दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो देश में आज की तारीख में 1,60,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं। करोड़ों लोगों को यहाँ प्रतिदिन लाभान्वित किया जा रहा है। और न सिर्फ यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और नर्स उपस्थित रहते हैं, बल्कि 13 से 14 जो बेसिक टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक है वो सुविधाएं भी यहाँ पर प्राइमरी स्तर पे उपलब्ध कराई गई हैं। तीसरा कंपोनेंट है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। ये 2 साल पहले ही प्रारंभ हुआ है। इसमें कल्पना ये है कि जितने नागरिक हैं हमारे देश के, सबका एक यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID बनेगा, एक अलग से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। और उनका जितना भी स्वास्थ्य का रिकॉर्ड है, उनके पैदा होने से लेके और जब तक भी जीवन है, सभी उसमें अपलोड होते रहेंगे। पूरा एक तरह से उनका डिजिटल अकाउंट एक रहेगा। बहुत बड़ा अभियान है। 45 करोड़ से अधिक हम आभा ID ऑलरेडी बना चुके हैं और लक्ष्य है 140 करोड़ तक जितने नागरिक हैं सबका एक आभा ID नंबर बन जाए। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण इसका जो स्तंभ है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो इसमें 4 साल तक ये अभियान चलेगा, 2026 तक। इसमें 65,000 करोड़ रुपए तक की लागत के पूरे देश में अलग अलग स्तरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। आयुष्मान भारत PM जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत पूरे करने का लक्ष्य है। आज से पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यक्रम कभी भी हेल्थ सेक्टर में नहीं हुआ है। सर, आयुष्मान भव को किस तरह देखते हैं? आयुष्मान भव एक महाअभियान के रूप में मंत्रालय चला रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको सैचुरेट कर दें। प्राइमरी स्तर जैसा भी बताया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ पर सेकेंडरी स्तर की सुविधाएं इस अभियान के दौरान उपलब्ध कराई जाएं। ये अभियान 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर। वैसे तो इस खबर को कई अखबारों ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है और आपको हम बता दें कि कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अपने खिताब में कहा था कि G20 सरबराह इजलास में हिंदुस्तान ने अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है और साथ ही उन्होंने कल ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी ताकि एक अच्छा और बेहतर समाज बन सके, क्योंकि जब जब ट्रेन्स की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अक्सर ये ख्याल रहता है कि हर चीज़ पर ख्याल रखना चाहिए और वंदे भारत ट्रेन में जो बेहतर सहूलियात दी गई हैं उससे जो यात्री हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी सहूलत होगी। तो ये G20 सरबराह इजलास से जुड़ी खबर थी जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में इसका जिक्र किया था। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। इसी अखबार की अगली सुर्खी है नागपुर की बात कर रहे हैं। नागपुर में शदीद बारिश से तबाही हुई है और खातून समेत 4 लोग यहां हलाक बताए जा रहे हैं। जहां 24 घंटों से लगातार महाराष्ट्र में बारिश हो रही है जिससे बुरी तरह से वहां के जो लोग हैं मुतासिर हैं और शदीद बारिश की वजह से वहां येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है कि दुनिया में दोहरा मयार है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की इस्तिलाह राइज बताई है वज़ीर ख़ारजा ने और साथ में ये भी कहा है कि यूरोप के मसाइल दुनिया के मसाइल, लेकिन दुनिया के मसाइल यूरोप के मसाइल नहीं होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी की तरह बाज़ार के नाम पर बहुत कुछ किया जा सकता है। जयशंकर का ये बयान है कल का। और हमारा समाज की ही अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी है LG की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है। LG ने सड़कों और पार्कों की मरम्मत करने की हिदायत दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि शास्त्री पार्क और मानसरोवर पार्क, सीलमपुर और कड़काडूमा और दिलशाद गार्डन वगैरह इलाकों का उन्होंने कल दौरा किया है और साफ़ सफाई पर नज़र रखने के लिए भी कहा है कि यहाँ साफ़ सफाई की बेहद ज़रूरत है और स्वच्छता का पालन करना हम सब का फ़र्ज़ बन जाता है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खेल की खबरों की बात करें तो रमीता ने निशानेबाजी मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया है। एशियाई खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने इज्तिमाई तौर पर 5 तमगे हासिल कर लिए हैं। ये एशियाई खेलों की हम आपको बात बता रहे हैं। और अगली खबर भी खेल के ही मुताल्लिक़ है। निखत एशियाई खेलों के प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुकी हैं और साथ में हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत के नाम सोने का तमगा भी आ चुका है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि हिंदुस्तान ने 19वें एशियाई खेलों में शानदार आगाज़ कर चुका है और हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने पहले ही दिन 5 तमगे अपने नाम कर लिए थे और आज सोने का तमगा भी अपने नाम हो गया है भारत के। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है कि न्यूजीलैंड के बाद बरतानिया में भी सिगरेट पर पाबंदी के लिए गौर किया जा रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें कि ऋषि सुनक की, वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं बरतानवी, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द सिगरेट पर पाबंदी लगाने के बारे में बातचीत की जा रही है ताकि लोगों को जो सेहती नुकसान हो रहा है वो नुकसान से बच सकें। और अगली खबर पे नज़र डाल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का एक सर्वे हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि माहौलियात के जो सरबराह हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक की बढ़ती हुई आलमी पैदावार और आलूदगी से निपटने के लिए सिर्फ रिसाइकलिंग पर ही हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए बल्कि साफ़ सफाई का पूरी तरह से ख्याल भी रखना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। खेल की खबरों पर चीन के शहर हांगझो में जारी 19वें एशियाई खेलों में हिंदुस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। हिंदुस्तान एशियन गेम्स के दूसरे दिन शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। हिंदुस्तान ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में ये तलाई तमगा जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश पवार की टीम ने मर्दों की 10 मीटर राइफल टीम में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम इंडिया ने चीन के 1893.3 पॉइंट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कुल 1893.7 पॉइंट्स स्कोर करके ये तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। और 19वीं एशियाई खेलों में हिंदुस्तानी टीम ने फाइनल में 6-10-81 के वक्त के साथ रोइंग में
4 मेंस इवेंट में कांस्य का तमगा जीता है। हिंदुस्तान की तरफ से जसविंदर, भीम और पुनीत और आशीष की शानदार कारकर्दगी देखने में आई है। इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस उसूल की बुनियाद पर 99 रन से शिकस्त दे दी है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 400 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के सिर्फ 9 ओवर मुकम्मल हुए थे कि बारिश के बायस खेल रोकना पड़ा। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर्स में 317 रन का नजरसानी शुदा हदफ मिला और ऑस्ट्रेलिया की टीम 217 रन बनाकर आउट हो गई। शान ने 54 रन बनाए और हिंदुस्तान की जानिब से जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेटें हासिल की। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले तस्खीर बढ़तरी हासिल कर ली है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ऋतुराज गायकवाड़ 8 रन बनाने के बाद हैजलवुड की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद आने वाले श्रेयस ने इनिंग्स की जिम्मेदारी संभाली और स्कोर को 200 रन से आगे ले गए। श्रेयस वनडे के तीसरे सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। वो 105 रन बनाने के बाद आउट हुए। दूसरे सिरे पर शानदार फॉर्म में मौजूद शुभमन गिल ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। गिल 401 रन बनाने के बाद आउट हुए। केएल राहुल ने 52 रन की निस्फ सेंचुरी इनिंग्स खेली। सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर्स में 23 रन बनाए, जिसकी मदद से हिंदुस्तान ने 5 विकेटों पर 399 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 37 गेंदों पर नॉट आउट 72 रन बनाए। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज।